Okay dear students, now we are doing lesson number 13 दिल्ली सल्तनत पार्ट 3 जिसमें हम गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन. द सुल्तान डोमिनेटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट. जो सुल्तान होता था वो स्टेट का हेड होता था, राज्य का हेड होता था, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उस पर उसी का अधिकार चलता था. ठीक है. ही ऑल्सो एक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हायर कोर्ट्स ऑफ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. उसका और काम क्या होता था, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि मुख्य जो धारा में काम करने वाले होते हैं ना, लीड रोल में होते हैं, वो होते थे. और उसको हाईएस्ट कोर्ट टू अपील यानी कि सबसे ऊंचे दर्जे पर जो अपील करने के लिए लोग, आम जनता जो अपील करती थी, उसके सबसे हायर लेवल जो था उसी का होता था, जो सुल्तान होता था. ठीक है. ही अपॉइंटेड मैनी मिनिस्टर्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. वो बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा सके, राज्य को चलाया जा सके. नेक्स्ट आता है बच्चे सोसाइटी. द इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड मेनली इनटू टू क्लासेस. जो भारतीय समाज था उसको दो भागों में बांटा गया था, हिंदू एंड मुस्लिम. द मुस्लिम्स वर द रूलिंग क्लास इन द इस्लामिक स्टेट. जो मुस्लिम्स थे वो रूलिंग क्लास के होते थे यानी कि शासन करते थे. ठीक है. इस किसी भी इस्लामिक स्टेट में दे वर डिवाइडेड मेनली इनटू टू सेक्ट्स. और मुस्लिम्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते थे, सुन्नी एंड शिया. द मुस्लिम enjoyed a higher economic status during the सल्तनत पीरियड. स्लेव सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर. जो मुस्लिम थे वो हायर इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती थी. सल्तनत पीरियड में स्लेव सिस्टम बहुत पॉपुलर था यानी दास प्रथा बहुत प्रचलित थी. फिरोज तुगलक हैड 1,80,000 स्लेव्स. फिरोज तुगलक के दरबार में 1,80,000 स्लेव्स यानी दास थे. द कंडीशंस ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड. औरतों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी. मैनी मुस्लिम्स कैप्ट मोर देन वन वाइफ यानी बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जिनकी एक से ज़्यादा वाइफ होती थी. अ मुस्लिम विडो कुड री मैरी वेयर एज इन द हिंदू सोसाइटी री मैरिज वॉज नॉट अलाउड. एक मुस्लिम जो विडो होती थी वो दोबारा शादी कर सकती थी, लेकिन मुस्लिम हिंदू धर्म में वो अलाउड नहीं था, री मैरिज अलाउड नहीं थी. हिंदूज फॉर्म्ड अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बट वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड. हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे. इस्लामिक कंट्रीज़ में हिंदुओं की संख्या जो थी वो ज़्यादा थी, मेजोरिटी होती थी, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी, वो बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी. दे वर नॉट गिवन हाई पोस्ट. उनको अच्छी ऊंची पोजीशन नहीं दी जाती थी. द हिंदू सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम. और जो हिंदू सोसाइटी थी वो पूरी तरह से कास्ट सिस्टम पर बेस्ड थी यानी जाति प्रथा पर. द लोअर क्लासेस वर एक्सप्लॉइटेड बाय द हायर क्लासेस. और जो ऊंचे दर्जे के लोग होते थे, हायर क्लासेस के लोग होते थे, वो लोअर क्लासेस को एक्सप्लॉइट करते थे. दिस लेड टू वाइड स्केल कन्वर्सन टू इस्लाम. इससे क्या हुआ, इस्लाम को एक बहुत बड़े स्तर पर फैलने में हेल्प मिली. द हिंदू सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम एविल्स लाइक. हिंदू सोसाइटी में कुछ बुराइयां भी थी, सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की मैरिज करवा देना, बैन ऑन विडो रीमैरिज, विडोज़ की रीमैरिज नहीं होती थी, एंड फीमेल एजुकेशन, और लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था. एंटर कास्ट मैरिजेज वर ऑल्सो नॉट अलाउड. और इसी तरह से अंतर जातीय शादियाँ, एक ही कास्ट में आप लड़कियों की शादियाँ नहीं की जाती थी. ठीक है. नेक्स्ट आता है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी. मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर. ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस में बिजी रहते थे, खेती बाड़ी में. विच वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन. और खेती बाड़ी किस पर डिपेंड करती थी, ज़्यादातर बारिश में. बारिश अच्छी होगी तो खेती बाड़ी होगी, और अगर बारिश नहीं होगी तो खेती बाड़ी भी अच्छी नहीं होगी. हाउएवर कनाल्स एंड वेल्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन. हालांकि कनाल्स का और कुओं का इस्तेमाल किया जाता था पानी के लिए. फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्टेड मैनी कनाल्स. फिरोज तुगलक ने बहुत सारे कनाल्स, रिवर्स कंस्ट्रक्ट कराए दैट प्रूव्ड हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर, जो कि खेती बाड़ी के लिए सही साबित हुए. बट द फार्मर्स लेड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड माइजरी. पर जो किसान थे वो पूरी तरह से गरीबी का जीवन और बिल्कुल कंगाली का जीवन, दयनीय जीवन जीते थे. द मेन इंडस्ट्रीज वर स्पिनिंग. और जो उस टाइम में मेन उद्योग थे जहाँ से पैसा आता था वो कौन से थे, स्पिनिंग यानी चरखा काटना, वीविंग बुनाई करना, शुगर प्रोडक्शन, चीनी बनाना, हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग, ये सारे उस टाइम के इंडस्ट्रीज थी. सम ऑफ द सुल्तान्स पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड क्राफ्ट. कुछ सुल्तान जो थे वो आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत शौकीन होते थे. They had their own कारखानास where all the fancy and luxury goods were manufactured for their royal family. यानी कि जो सुल्तान जो होते थे आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत शौकीन होते थे, उनके अपने कारखानास होते थे जहाँ पर शाही रहन सहन के लिए, शाही दरबार के लिए, उनके शाही परिवार के लिए ही खास चीज़ें बनती थी जो लग्जरी से रिलेटेड होती थी यानी ऐशो आराम से संबंधित चीज़ें बनाई जाती थी. इंडिया हैड अ फ्लोरिशिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड.
विच वॉज कैरिड ऑन बोथ बाय सी एंड बाय लैंड। इंडिया का जो व्यापार था इंटरनल यानी कि आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार यानी जो दूसरे देशों से होता था वो भी सी के जरिए, समुद्र के जरिए और लैंड, सी रूट से और लैंड रूट से चलता था। इंडिया एक्सपोर्टेड राइस, इंडिया जो है वो कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी, इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी यानी इंडिया से जो चीज़ें बाहर भेजी जाती थी उनमें होते था चावल, राइस, स्पाइसेस, इंडिगो, टेक्सटाइल, सिल्क एंड सैंडलवुड एंड इम्पोर्टेड हॉर्सेस, वाइन, हाई ग्रेड टेक्सटाइल्स, ग्लासवेयर, रॉ सिल्क एक्सेट्रा। यानी ये जो चीज़ें थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलीजन, यानी धर्म कैसा था, धर्म से संबंधित स्थितियाँ कैसी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में हिंदुइज्म वाज द डोमिनेंट रिलीजन। यस, डोमिनेंट मीन टू से बेटा कि जो धर्म सबसे ज़्यादा माना जाता है यानी जिसका आधिपत्य होता है, अधिकार होता है, उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी हिंदू धर्म के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। इट वाज फॉलोड बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल, यानी लोगों इसको बहुत ज़्यादा मानते थे। द हिंदूज फॉलोड वैष्णविज्म एंड शिविज्म। हिंदू जो लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो वैष्णविज्म और शिविज्म को मानते थे, यानी वैष्णव धर्म को और शैव धर्म को बहुत मानते थे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाय पीपल। लोग जो थे, कुछ लोग जैन धर्म से बिलोंग करते थे, कुछ बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे। इस्लाम वॉज मेनली ब्रॉट टू इंडिया बाय मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी। और जो इस्लाम धर्म था, जो मुस्लिम्स लोग हैं, वो हमारे देश में बेटा उससे पहले नहीं थे, उसके बाद आए। जब मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी हमारे देश में आए, वो अपने साथ इस्लाम धर्म की स्थापना लेकर के आए, यानी इस्लाम धर्म की स्थापना इन्होंने ही की। दे बिलीव्ड इन वन गॉड वेयर एज हिंदूज वर्शिप्ड मैनी गॉड्स। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, यानी जो मुस्लिम लोग थे वो लोग मानते थे कि गॉड इज़ वन, भगवान एक है। लेकिन जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे विष्णु की, शिव की, बहुत सारे देवी देवता को, इसी दुर्गा पूजा, इस तरह की जैसे आज भी करते हैं, उस तरह से बहुत सारे धर्मों की देवताओं की पूजा की जाती थी। सूफीज़म एंड भक्ति मूवमेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यही वो समय काल था जिसमें सूफी धर्म को फैलाने के लिए और भक्ति मूवमेंट्स यानी भक्ति जो कार्यविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको फैलाने के लिए फैलाना शुरू हुआ था। यानी कि लोग जाते थे एक दूसरे से भक्ति मूवमेंट्स के लिए, या स्पेशल जैसे संतों की या साधुओं की टोली जाया करती थी, वो लोग किस पर डिस्कशन करते थे, भजन कीर्तन करते थे, सूफी धर्म और भक्तियों को फैलाते थे ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर की किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता था और वहाँ का साहित्य कैसा था, यानी पुस्तकें वगैरह जो हैं, बुक्स हैं, वो कैसी लिखी जाती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषा बिकेम द लिटरेरी लैंग्वेजेस एज प्रोज एंड पोएट्री वॉज रिटन इन दीज लैंग्वेजेस। इस समय काल में खड़ी बोली और ब्रिज भाषा, ये दो ऐसी लैंग्वेजेस थी जो लिटरेरी लैंग्वेजेस थी, यानी साहित्यिक भाषाएं थी। बुक्स भी इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, किताबें लिखी जाती थी, गद्य साहित्य लिखे जाते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द मुस्लिम यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ पर्सियन एंड अरेबिक इन देयर कोर्ट्स, यानी कि जो दरबारी लैंग्वेज होती थी, जो दरबार में, राजा के दरबार में शाही दरबारी लैंग्वेज होती थी, मुस्लिम लोग जो थे वो अपने दरबार में पर्सियन और अरेबिक लैंग्वेज का मिक्सचर यानी मिक्स लैंग्वेज यूज़ करते थे। वो लैंग्वेज यूज़ करते थे जो ना तो प्रॉपर पर्सियन होती थी, ना ही प्रॉपर अरेबिक होती थी। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वाज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइम। इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो है हिस्टोरिकल लिटरेचर, यानी ऐतिहासिक साहित्य। हमारा जो पिछला है, इतिहास है, उसके ऊपर जो साहित्य लिखे जाते थे, हिस्ट्री पर जो लिटरेचर लिखा जाता था, वो इसी टाइम पीरियड की देन है। जियाउद्दीन बरानी द फेमस हिस्टोरियन रोट तारीखे फिरोज शाही आमिर खुसरो वाज द वेल नोन लिटरेरी जीनियस ऑफ दिस पीरियड। देखिए, जियाउद्दीन बरानी जो था वो एक हिस्टोरियन था, इतिहासकार था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तारीखे फिरोज शाही, उनकी पुस्तक का नाम था तारीखे फिरोज शाही। अमीर खुसरो एक बहुत अच्छे लिटरेरी जीनियस थे, साहित्यिक जिनको हम कहते हैं कि बहुत नॉलेज थी उनको साहित्य की। ही वॉज नॉट ओनली एन आउटस्टैंडिंग पोएट। अमीर खुसरो का कविताएं जो हैं, पोएम्स है, वो आज भी आप पुस्तकों में पढ़ते हो, अपनी बुक्स में पढ़ते हो। वो केवल एक बहुत अच्छे पोएट ही नहीं थे, बट ऑल्सो म्यूजिक कंपोजर एंड हिस्टोरियन। पर वो म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजाते थे, कंपोज करते थे, और एक बहुत अच्छे इतिहासकार भी थे। द लोकल लैंग्वेजेस लाइक बंगाली एंड गुजराती वर यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सल्तनत।
सल्तनत के बहुत सारे हिस्सों में बंगाली और गुजराती लैंग्वेजेस भी यूज़ की जाती थी। भक्ति एंड सूफी संत यूज लोकल लैंग्वेजेस। और जो भक्ति और सूफी संत होते थे ना, जो साधुओं और संतों की टोली होती थी, जो अभी रिलीजन के टॉपिक में आपने पढ़ा कि जो दूसरों धर्म प्रचार के लिए बाहर जाती थी, लोगों को धार्मिक भजन कीर्तन और धर्म की तरफ मोड़ने के लिए, धर्म का रुझान की तरफ उनका रुझान करने के लिए जो टोलियाँ जाया करती थी, वो लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। अपने उपदेश जो भाषण वो देते थे वो भी लोकल लैंग्वेजेस में देते थे, क्योंकि जिस एरिया में वो जाते थे उसी एरिया की वो लैंग्वेज बोलने लग जाते थे, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो उस लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उर्दू ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि मुस्लिम्स आए थे, मोहम्मद गौरी गजनी, तो वो अपने साथ इस्लाम धर्म लेकर के आए, तो लैंग्वेज जो थी वो उनकी अरेबिक पर्शियन मिक्स होती थी। तो उर्दू लैंग्वेज भी इसी टाइम पीरियड की देन है, विच वॉज अ मिक्सचर ऑफ टर्किश एंड हिंदी। और जो उर्दू लैंग्वेज है वो टर्किश और हिंदी का मिक्सचर होती थी। मैनी इंडियन क्लासिक्स वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। बहुत सारे हमारे जो हैं भारतीय जो साहित्य हैं, जो हमारी पुस्तकें हैं, उनको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में और टर्किश लैंग्वेज में और दूसरी लैंग्वेजेस में, ताकि दूसरे लोग जिनको हिंदी नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, वो लोग उन साहित्यों को, वो जो पुस्तकें हैं हमारी धार्मिक पुस्तकें, उनको पढ़ सकें। ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, वो कैसा होता था। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के समय काल में अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन। एक बिल्कुल ही नए तरीके का आर्किटेक्चर डेवलप किया गया, यानी कि जो बिल्डिंग्स बनाने का तरीका है वो डेवलप किया गया। और किसने डेवलप किया? इंडियन क्राफ्टमैन, यानी जो भारतीय काश्तकार थे, भारत के जो लोग थे, मिस्त्री जिसको आजकल हम बोलते हैं, उस तरह के लोगों ने किया। दिस इज़ नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और बाद में इसको किस नाम से जाना जाने लगा? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से। इट्स इम्पैक्ट इज क्लियरली विजिबल इन द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। और इंडो इस्लामिक होने के कारण, यानी कि भारत और इस्लाम धर्म के मिक्सचर होने के कारण, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं भारत में, जिनमें दोनों की एकता नज़र आती है, यानी वो इंडियंस भी हैं और इस्लाम धर्म को भी शो करते हैं। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चर आर द कुतुब मस्जिद एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली। जो अच्छे सबसे पहले अर्लियर फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, उनमें आते हैं बेटा, एक तो कुतुबी मस्जिद है, ठीक है, मॉस्क्यू है, मस्जिद है ये, कुवैतुल इस्लाम से, एंड और दूसरी है कुतुब मीनार इन दिल्ली। कुतुब मीनार बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा दिल्ली में, वो भी हमारा किसका एक एग्जाम्पल है? एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट, they were constructed by कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुब मीनार एंड दिस वन इज नोन एज अलाई दरवाज़ा, और एक और मस्जिद थी कुवैतुल इस्लाम जिसको बोलते हैं, ये सब किसने बनवाए थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? जब हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, पहला राजा था। ही डाइड क्वाइट अर्ली, वो बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। सो कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, और इसलिए इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन कंप्लीट की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंडेड द कुवैत इस्लाम मॉस्क्यू एंड बिल्ट अलाई दरवाज़ा नियर इट। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने अपना कुवैतुल इस्लाम को एक्सटेंड किया, यानी उसका जो घेरा था, दायरा था, उसको बढ़ा दिया, उसको बड़ा कर दिया, और अलाई दरवाज़ा उसके पास ही बनवा दिया। दिस इज़ वेरी डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे विद एन आर्क, यानी आर्किटेक्चर के साथ बहुत ही, यानी आर्क लगा होता है। देखिए ये इस तरीके से आर्क, मैथ में आप आर्क यूज़ करते हो, ये एक बहुत ही सुंदरफुल ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ था, इम्प्रेसिव था, देखने में बहुत सुंदर लगता था। ठीक है। नेक्स्ट, खलजी वांटेड टू बिल्ड अ मीनार इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार। खलजी चाहता था कि कुतुब मीनार के सामने एक और मीनार बनाई जाए, विच वॉज टू बी डबल ऑफ इट्स हाइट, जो इसकी ऊंचाई से दुगनी हो। बट he could not fulfill his dream as he died at a young age, पर वो जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो अपना इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया। दिस इनकम्प्लीट मीनार कैन बी इवन सीन टुडे, और इसके साथ ही कुछ मीनार्स ऐसी हैं, छोटी मीनार्स हैं, जो आज भी देखी जा सकती हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, तुगलक फाउंडेड मैनी न्यू सिटीज़। जो तुगलक थे उन्होंने बहुत सारी नई नई सिटीज़ बनाई, जैसे फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद एट्सेट्रा। द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ तुगलक्स इज़ द गयासुद्दीन तुगलक टॉम्ब, और तुगलक का जो मॉन्यूमेंट्स है, तुगलक ने जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, उनका सबसे फेमस जो है वो है टॉम्ब। कौन सा टॉम्ब? गयासुद्दीन
ये है तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक टॉम्ब है। इट इज़ ऑक्टागन यानी 8 साइडेड है इन शेप, यानी शेप से ये 8 साइड गुंबद होते हैं ना, जैसे मंदिरों के ऊपर गुंबद होते हैं, टॉम्ब गुंबद होता है, इस तरीके से वो तुगलक ने बनवाया था। और ये इसकी क्या खास बात है, ये ऑक्टागन था, मैथ्स में करते हो ना आप, जिसकी 8 साइड्स होती हैं। इट इज़ फ्रॉम ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट इट इज़ इन फ्रंट ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट इन साउथ दिल्ली ऑन महरौली ओखला, न्यू महरौली बदरपुर रोड, यानी वो उसकी जो लोकेशन है वो तुगलका फोर्ट के पास है, साउथ दिल्ली में महरौली ओखला रोड पर। ठीक है बच्चे, ये देखिए आप, ये तुगलका फोर्ट है दिल्ली में, जो तुगलकाबाद फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो तुगलकाबाद फोर्ट है वो यहाँ पिक्चर आपको दिखाई गई है। अब ये पुराना हो गया, खंडर के सिचुएशन में है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो करती रहती है और ये सही हो जाती हैं। नेक्स्ट, डू यू नो लोधी रोड एंड लोधी गार्डन इन दिल्ली वर मेड बाय द लोधीज। जो दिल्ली में लोधी रोड और लोधी गार्डन है वो लोधी डायनेस्टी ने बनवाए, द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।